नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के बहुत ही कह सकते हैं निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, वो दौर जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर मंडल आयोग की वो विवादास्पद रिपोर्ट लागू हुई और फिर उनकी सरकार गिर भी गई। काफी उथल पुथल वाला समय था। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास उस समय के कुछ आर्टिकल्स और एनालिसिस हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये सब कैसे हुआ, वीपी सिंह सत्ता में कैसे आए, मंडल क्यों लागू हुआ और इसका असर क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने से ये भी अपने आप में काफी नाटकीय था। दिसंबर 1989 की बात है। देवीलाल और चंद्रशेखर भी दावेदार थे। हाँ, वो जो हुआ था, देवीलाल ने संसदीय दल की बैठक में अचानक वीपी सिंह का नाम आगे कर दिया। बिल्कुल, इसे कई लोग एक सुनियोजित ड्रामा कहते हैं। मतलब एक तरह की सियासी चाल थी। धोखाधड़ी के आरोप भी लगे, को हटना पड़ा जी। और फिर वो एक नकली चिट्ठी वाला मामला सामने आ गया। उसके बाद तो देवीलाल जी को मंत्रिमंडल से ही हटा दिया गया। तो इससे वीपी सिंह ने ये तो दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं है, पर सरकार पर खतरा तो बढ़ गया ना। बिल्कुल, सरकार पर संकट था और शायद इसी राजनीतिक संकट के बीच वीपी सिंह ने वो कदम उठाया जिसे कई लोग उनका मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला। हाँ, 6 अगस्त 1990 कैबिनेट की मीटिंग में अचानक ये प्रस्ताव रख दिया। एजेंडे में भी नहीं था। सच में, बिना एजेंडा के? ये तो बड़ी बात है। हाँ देखिए, ये आयोग बना तो 1979 में था, मोरारजी देसाई सरकार ने। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और रिपोर्ट में क्या था खास? रिपोर्ट का आधार था जाति, मतलब पिछड़ेपन की पहचान जाति के आधार पर की गई और करीब 3743 जातियों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। अच्छा। और सिफारिश थी कि इन ओबीसी समुदायों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। ये देश की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा थे। तो वीपी सिंह ने 10 साल पुरानी रिपोर्ट को अचानक लागू कर दिया। सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण, SC/ST का मिलाकर कुल 49.5% हो गया। जी, जो सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली सीमा के बहुत नजदीक था। पर सवाल वही, इतनी जल्दी क्यों? क्या ये 9 अगस्त को होने वाली देवीलाल और कांचीराम की रैली को फेल करने के लिए था, या शरद यादव जैसे नेताओं का दबाव था? वीपी सिंह ने तो खैर राजनीतिक कारण होने से इनकार किया था। और कारण जो भी हो, इसका असर जबरदस्त हुआ। राजनीतिक पार्टियां खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन समाज में, खासकर उत्तर भारत में, बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। हाँ, सामान्य वर्ग के छात्रों में बहुत गुस्सा था। उन्हें लगा ये मेरिट या योग्यता के खिलाफ है। लखनऊ, पटना, जयपुर, सब जगह प्रदर्शन होने लगे। हरियाणा में तो हिंसा भी हुई। और फिर दिल्ली में वो दुखद घटना हुई। छात्र नेता राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की। ओ हाँ, उससे तो जैसे आग ही लग गई। पूरे देश में सनसनी फैल गई। आंदोलन बहुत हिंसक हो गया। तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस फायरिंग, माहौल बहुत खराब हो गया था। इसी माहौल में पार्टियों ने भी अपनी लाइन बदली। भाजपा ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस ने वीपी सिंह पर जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। चिंता ये थी कि देश में जातिवाद बहुत बढ़ जाएगा। और वीपी सिंह, उनका क्या रुख था? वीपी सिंह तो अब तक मंडल मसीहा जैसे बन गए थे। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शायद उन्हें लगा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जिससे इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। अब भाजपा, वो क्या कर रही थी? उनके लिए तो मुश्किल स्थिति रही होगी। एक तरफ उनका ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट बैंक और दूसरी तरफ वो पिछड़ी जातियों सहित एक बड़े हिंदू वोट बैंक को भी साधना चाहते थे। ये दुविधा थे। तो यहीं से वो कमंडल वाली राजनीति शुरू हुई। बिल्कुल। मंडल के जवाब में राम मंदिर का मुद्दा। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा शुरू कर दी। अच्छा, तो एक तरफ मंडल का मुद्दा, दूसरी तरफ राम मंदिर का। हाँ, देश का पूरा माहौल बदल गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया। उन्होंने मंडल लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी और मामला बड़ी बेंच को भेज दिया। इससे सड़कों पर जो आंदोलन था वो थोड़ा ठंडा पड़ा। लेकिन रथ यात्रा तो चली रही थी। हाँ, और वो एक नया टकराव का केंद्र बन गई। फिर आया 23 अक्टूबर 1990। आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। लालू यादव की सरकार ने किया था ना? हाँ, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। वैसे इस गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने की कोशिश वीपी सिंह और लालू यादव दोनों तरफ से हुई। शायद अपनी सेक्युलर इमेज बनाने या एक तरह की शहादत का फायदा लेने की बात रही हो। और इस गिरफ्तारी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा सीधा था।
भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपने समर्थन वापस ले लिया सरकार अल्पमत में आ गई। और गिर गई। बस 11 महीने चली वो सरकार। मंडल बनाम कमंडल की इस लड़ाई में सरकार का अंत हो गया। लेकिन मंडल का मुद्दा तो खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत थी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक ठहरा दिया। हाँ, एक जरूरी चीज जोड़ी, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। यानी पिछड़े वर्गों में जो संपन्न लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सही। और बाद में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा में भी ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। तो ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, इसने वाकई भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया, खासकर यूपी बिहार में। नई नेता उभरे, नई पार्टियां बनी, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। ओबीसी नेताओं का एक तरह से उभार हुआ। सामाजिक समीकरण बदल गए। किसी ने कहा था कि मंडल ने 100% भारत को खड़ा कर दिया। ये बात तो है, पर वो बहस आज भी चलती है कि वीपी सिंह का असली मकसद क्या था, सामाजिक न्याय या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना। ये बहस शायद चलती रहेगी। और जैसा कि हमारे स्रोतों में गांधी जी और अंबेडकर जी का जिक्र है, जब तक हमारे समाज में जाति व्यवस्था रहेगी, आरक्षण जैसे मुद्दे बने रहेंगे, उन पर बहस होती रहेगी। बिल्कुल। वीपी सिंह का सत्ता में आना, मंडल का लागू होना, वो विरोध प्रदर्शन, फिर भाजपा की रथ यात्रा और सरकार का गिर जाना, इन सब घटनाओं ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, मंडल की एक विरासत है, पर सामाजिक बराबरी की तरफ जो भारत का सफर है, उसमें अगला कदम क्या हो, ये अगली चुनौती क्या है, खासकर जब तक जाति एक सच्चाई है। एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद हमें आगे भी सोचना होगा। आज की चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।